जय हिंद दोस्तों। सीधी बात नो बकवास के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का एक प्रमुख जिला ग्वालियर। ग्वालियर जिला होने के साथ साथ संभाग भी है। तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते? 5। 5 जिलों में सबसे प्रमुख जिला है ग्वालियर। ग्वालियर के बाद दतिया, दतिया के बाद शिवपुरी, शिवपुरी के बाद गुना और लास्ट में है अशोकनगर। तो ये ग्वालियर संभाग के प्रमुख 5 जिले हैं, जिसमें से आज हम प्रमुख जिला ग्वालियर को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम चंबल संभाग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, आप चंबल संभाग के सभी जिले देख सकते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। देखते हैं ग्वालियर। ग्वालियर का प्राचीन नाम मिलता है हमें गोपांचल। क्या मिलता है? गोपांचल। और गोपांचल नाम उसे इसलिए मिला क्योंकि ग्वालियर गोपांचल नामक पर्वत पर स्थित एक शहर है। तो पर्वत का नाम भी गोपांचल और ग्वालियर का पुराना नाम भी गोपांचल। अब देखते हैं कि जो ग्वालियर शहर है, इसको बसाने का श्रेय किसको जाता है। तो ग्वालियर से जो शहर है वह ऋषि गालव या ग्वालपा के लिए बसाया गया शहर है, जो राजा शूरसेन पाल कछवाहा द्वारा बसाया गया था। जो राजा शूरसेन पाल कछवाहा हैं, एक ऐसी बीमारी से ग्रसित थे जो इनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी और उनकी यह बीमारी ऋषि गालव ने ठीक कर दी। तो उनके सम्मान में राजा सूरसेन ने एक अलग शहर बसा दिया, जिसे कहते हैं हम आज ग्वालियर। तो ग्वालियर का एक कहानी है कि ग्वालियर शहर कैसे बसा। अब हम देखते हैं कि ग्वालियर की सीमावर्ती जिले, जो मध्य प्रदेश का जिला ग्वालियर है, वह मध्य प्रदेश के 5 अन्य जिलों के साथ सीमा बनाता है। चंबल संभाग के 3 जिले श्योपुर, मुरैना और भिंड। फिर आता है दतिया और शिवपुरी। इसके बाद हम देखें कि ग्वालियर किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता। यह पूर्णतः भू आवेष्टित जिला है। चारों ओर से मध्य प्रदेश के जिले ही लगे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम ग्वालियर की तहसीलें। तहसीलों की बात करें तो ग्वालियर में 5 तहसीलें आती हैं, जिसमें प्रमुख है ग्वालियर या फिर गिर्द, फिर दूसरी है भितरवार, तीसरी है चिनौर, चौथी डबरा और 5वीं घाटीगांव। तो ये प्रमुख 5 तहसीलें। आइए अब हम इनको मैप में भी देख लें। तो हमारा ये जिला है ग्वालियर, जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा। ये पूरा ग्वालियर जिला है, जिसकी 5 तहसीलें हैं। पहली है ग्वालियर, इसी के साइड में डबरा, नीचे है भितरवार, इस तरफ है ग्वालियर और बीचों बीच है चिनौर। तो ये ग्वालियर की 5 तहसीलें हो गई। ग्वालियर के जो मध्य प्रदेश के लगे हुए जिले हैं, तो चंबल संभाग के तीनों जिले, यहाँ पर एडिटिंग कर लेना श्योपुर, यहाँ पर क्या लगा श्योपुर, फिर यहाँ पर बीचों बीच मुरैना, भिंड, दतिया और शिवपुरी। तो ये 5 जिले हो गए जो सीमावर्ती हैं। नेक्स्ट हम देखें ग्वालियर का कुछ इतिहास कि ग्वालियर जब 1956 में बना, इसके पहले ग्वालियर कहाँ था? तो इसके पहले ग्वालियर मध्य भारत, जो पार्ट बी के नाम से जाना जाता है, उसकी शीतकालीन राजधानी था। पहले जब मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ, उसके पहले यह मध्य भारत का हिस्सा था और यह राजधानी भी था, जैसे शीतकालीन राजधानी है। एक्चुअली मध्य भारत की 2 राजधानी हुआ करती थी, एक शीतकालीन और दूसरी ग्रीष्मकालीन। तो शीतकालीन होती थी ग्वालियर, जो लगभग 6.5 माह की, और ग्रीष्मकालीन राजधानी होती थी इंदौर। क्या होती थी दोस्तों? इंदौर, जो लगभग 5.5 माह की होती थी। तो इस तरह से हमारा पूरा मध्य भारत चलता था। नेक्स्ट, मध्य भारत का अन्य नाम मिलता है हमें मालवा संघ।
स्थानीय भाषा में लोग कह देते थे मालवा संघ, और उसी से आशय है मध्य भारत। जब मध्य भारत बना 1948 में, कब बना दोस्तों? 1948 में। और जब तक राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं हुआ 1956 में, तब तक मध्य भारत रहा। तो उस मध्य भारत के जो उपराज प्रमुख थे वह थे जीवाजी राव सिंधिया, क्योंकि ग्वालियर का गढ़ ही आज क्या है? सिंधिया परिवार। देखते हैं फिर हम पहले मुख्यमंत्री। ग्वालियर जब एक प्रांत था तो वहाँ विधानसभा भी थी। जब विधानसभा थी तो वहाँ पर मुख्यमंत्री भी होगा। तो वहाँ का मुख्यमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री बने वह बने लीलाधर जोशी। कौन बने दोस्तों? लीलाधर जोशी, जो 1949 तक रहे, 48 से लेके 49 तक। दूसरे जो मुख्यमंत्री बने वह बने गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, जो 1949 से 1952 तक रहे। फिर हो जाते हैं भारत में पहले चुनाव। जब 1952 में चुनाव हो जाते हैं तो यहाँ पर विधानसभा की कुल सीटें थी 99। कुल सीटें कितनी थी दोस्तों? 99, जिसमें से निर्वाचित सीटें थी 79। निर्वाचित सीटें कितनी थी? 79। जब 1952 में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस 75 सीटों से जीत जाती है और नए मुख्यमंत्री बनते हैं मिश्री लाल गंगवान। परंतु मिश्री लाल गंगवान यह इस्तीफा दे देते हैं और उनकी जगह पर नए मुख्यमंत्री बन जाते हैं तख्तमल जैन। इसके बाद 1956 में मध्य प्रदेश का क्या हो जाता? गठन। तख्तमल जैन 1952 से लेकर 1956 तक मध्य भारत के मुख्यमंत्री रहते हैं। अब हम देखें कुछ और फैक्ट ग्वालियर के बारे में। जैसे ग्वालियर की मिट्टी। मिट्टी की बात करें तो ग्वालियर की मिट्टी भी कछारी है। दोस्तों अभी तक आप देखते आए हो कि चंबल संभाग के तीनों जिले श्योपुर, मुरैना और भिंड, तो तीनों की मिट्टी भी कैसी थी? कछारी। और जब आप ग्वालियर पर आए तो यहाँ की मिट्टी भी कैसी है? कछारी। फिर देखते हैं वन। जब वनों की बात की जाए तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो ये भी कॉमन फैक्ट है, जो चंबल संभाग के तीनों जिले थे वहाँ के वन भी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती थे और ग्वालियर के वन भी शुष्क पर्णपाती हैं। जलवायु भी विषम है उन तीनों जिलों की और इसकी। तो विषम का अर्थ है कि गर्मियों में ज़्यादा क्या होती है? गर्मी, और सर्दियों में ज़्यादा क्या लगती? सर्दी। साक्षरता की अगर हम बात करें तो ग्वालियर की साक्षरता 75.7% है और लिंगानुपात 864 2011 की जनगणना के अनुसार। अब खनिज की बात कर लें तो ग्वालियर में प्रमुख खनिज है कांच बनाने की बालू। सर्वाधिक कांच बनाने की बालू ग्वालियर में है। इसके बाद हरा और पीला संगमरमर, जो एक्सपोर्ट भी होता है यहाँ से। तो हरा और पीला संगमरमर भी मिलता है कहाँ? ग्वालियर में। इसके बाद गेरू और चीनी मिट्टी, ये प्रमुख वहाँ के खनिज हैं। सभी का सभी मटेरियल सामान है जो घरों में काम आता है, जैसे कांच बनाने वाली बालू हो गई, हरा और पीला संगमरमर, गेरू और चीनी मिट्टी। अब हम उद्योगों की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि माचिस के डिब्बे बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों माचिस के डिब्बे बनाने का कारखाना भी ग्वालियर में स्थित है, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं इंजीनियर वर्क संयंत्र, यह भी ग्वालियर में स्थित है। शुगर मिल की बात करें तो ग्वालियर में एक शुगर मिल है जो डबरा नामक स्थान पर है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेला। अब हम बात करते हैं ग्वालियर के मेलों के बारे में। ग्वालियर का प्रमुख मेला है रामलीला का मेला। जो रामलीला का मेला है वो भांडेर तहसील में लगता है और भांडेर तहसील के में समय है जनवरी से फरवरी के मध्य। फिर देखते हैं दूसरा मेला हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया का मेला एक्चुअल 2 जगह लगता है। तो पहले तो आप देखें कि ग्वालियर में भी कौन सा मेला लगता? हीरा भूमिया का मेला, जिसे हरिमन बाबा का मेला भी कहते हैं, और यह अगस्त और सितंबर के मध्य में लगता है। दोस्तों अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि ग्वालियर के अलावा हीरा भूमिया का मेला और कहाँ लगता है। नेक्स्ट हम देखें मध्य प्रदेश का
दूसरा सबसे बड़ा व्यापार मेला। बात करें ओवरऑल कि मध्य प्रदेश में जितने भी मेले लगते हैं तो उनमें दूसरा सबसे बड़ा मेला, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से लगने वाला सबसे बड़ा मेला होगा ग्वालियर का व्यापारिक मेला। अगर क्वेश्चन आ जाए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? ग्वालियर। लेकिन यह केवल और केवल कैसा मेला है? व्यापारिक। और अगर सभी मेलों में चर्चा की जाए तो मेला आता है फिर दूसरे नंबर पर ग्वालियर का। तो आप ये भी हमें कमेंट करके बताएं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। 2 क्वेश्चन हो गए आज आपके लिए, एक हीरा भूमिया का मेला और दूसरा सबसे बड़ा मेला तो बता दिया। अब आप बताएं मध्य प्रदेश का पहला सबसे बड़ा मेला। अब हम देखते हैं नेक्स्ट भाषा। ग्वालियर की भाषा की बात करें तो हिंदी, ब्रजभाषा, बुंदेली और बंजारी। तो हिंदी भाषी राज्य है अपना मध्य प्रदेश, तो हिंदी भाषा तो बनी बात है। इसी के साथ ब्रजभाषा, उस जो ग्वालियर संभाग है और चंबल संभाग है इसमें ज़्यादातर स्थानीय भाषा ब्रजभाषा ही मिलेगी। नेक्स्ट है बुंदेली, क्योंकि अब यहाँ पर प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं का आ जाता है तो मिक्स में आपको मिलेगी बुंदेली भाषा। और घाटी गांव जो तहसील है वहाँ पर स्थानीय लोग कहीं कहीं बंजारी भाषा भी बोलते हैं। तो ये प्रमुख भाषाएं हो गई। नेक्स्ट हम बात करें कृषि की, तो कृषि जो है गेहूं, चना, सरसों, धान और मसूर। गेहूं और सरसों तो आपको सभी चंबल संभाग में भी मिले और ग्वालियर में भी मिल गए। अब हम बात करें ग्वालियर के महत्वपूर्ण तथ्य, तो ग्वालियर जो शहर है, अब बात हो रही है ग्वालियर शहर की, तो ग्वालियर शहर जो है वह 100 स्मार्ट सिटी में शामिल शहर है। जो भारत की 100 स्मार्ट सिटी विकसित होनी है उसमें से एक शहर है हमारा ग्वालियर। दूसरी आईएमपी फैक्ट की बात है कि मध्य प्रदेश का पटवारी प्रशिक्षण केंद्र, अभी पटवारी की वैकेंसी भी आने वाली है तो आपको पता होना चाहिए कि पटवारी प्रशिक्षण केंद्र एमपी का भू राजस्व एवं बंदोबस्त प्रशिक्षण संस्थान भी ग्वालियर में स्थित है। ये बात आप याद रखना। देखिए कितना बड़ा मेला आपको दिखाई दे रहा है, ये व्यापारिक मेला है ग्वालियर का। नेक्स्ट हम देखें इतिहास। अगर हम ग्वालियर के इतिहास की बात करें और बहुत पहले की बात 1948 से भी पहले की, तो जब ग्वालियर बसाया गया, ग्वालियर शहर बस गया, इसके बाद वहां पर कछवाहा वंशों ने बसाया। कछवाहा वंश के बाद पाल वंश, प्रतिहार वंश, इन सब वंशों ने भी वहां पर शासन किया। जब और समय निकला तो लगभग 1023 में गजनी ने भी ग्वालियर पर आक्रमण किया। आपको याद हो अगर इतिहास पढ़ा हो तो 1000 से 1025 के मध्य गजनी ने बहुत सारे आक्रमण भारत पर किए, जिसमें से 1023 में एक आक्रमण उसने ग्वालियर पर भी किया, परंतु उसे विजय प्राप्त नहीं हुई। नेक्स्ट हम देखें कि 1196 की। अब हम आ जाएं थोड़ा सा और आगे 1196 में, तो 1196 में कुतुबुद्दीन ने ग्वालियर को जीत लिया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कुतुबुद्दीन कौन है, तो आपने कुतुब मीनार का नाम तो सुना होगा। तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी, जो कहाँ पर है? दिल्ली में। तो उसी कुतुबुद्दीन ने भी दिल्ली से, जब उसका शासन दिल्ली पर था, तब उसने ग्वालियर पर क्या किया? आक्रमण, और ग्वालियर को जीत लिया। अब आपको पता होगा कि जो 1192 की बात है, बात कब की है? 1192 की। वह तब दिल्ली की गद्दी पर थे पृथ्वीराज चौहान। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान को तराई के द्वितीय युद्ध में हराकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया 92 में। और जब दिल्ली की गद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक बैठे तो धीरे धीरे इनने सभी क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, और उसी रणनीति के अंतर्गत 1196 में कुतुबुद्दीन के अधीन हमारा ग्वालियर भी चला गया, और इसी के साथ गुलाम वंश का शासन भी ग्वालियर पर स्थापित हो गया। और इसके बाद जब गुलाम वंश की स्थापना हो गई,
दिल्ली में और साथ में ग्वालियर में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश, बात करते हैं इल्तुतमिश की। तो इसके बाद इनके दामाद भी थे इल्तुतमिश और इनकी गद्दी संभालने वाले भी थे। तो इसके बाद इल्तुतमिश ने शासन किया। फिर धीरे धीरे जब और शासन आगे बढ़ा, फिर तोमर वंश के राजा हुए। तोमर वंश का जब शासन हुआ तो तोमर वंश की स्थापना करने वाले राजा थे राजा वीर सिंहदेव। इन्होंने नींव रखी थी तोमर वंश की। लेकिन ग्वालियर पर देववर्म नामक राजा बैठे, वीर सिंहदेव भी बैठे और फिर बैठे मानसिंह राजा। तो राजा जो मानसिंह थे वह तोमर वंश के प्रमुख राजा थे और कहा जाता है कि ग्वालियर के इतिहास का स्वर्णकाल तोमर वंश को माना जाता है, क्योंकि तोमर वंश के अधीन में ही बहुत सारी इमारतों का निर्माण हुआ जो आज भी दर्शनीय स्थल बने हुए हैं। तो ग्वालियर के इतिहास का स्वर्णकाल कौन से वंश को माना जाता है? तोमर वंश को। और इसके प्रमुख राजा थे राजा मानसिंह तोमर। नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ समय बाद राजा मानसिंह तोमर ने इब्राहिम लोदी की भी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन बाद में 18वीं शताब्दी में जाट राजा भीम सिंह राणा का भी वहां पर शासन रहा। और इसके बाद जाट राजाओं के बाद बात करें तो फिर सिंधिया वंश भी आते हैं। लेकिन हम उससे पहले देखें जो राजा मानसिंह थे, तो राजा मानसिंह के कारण ग्वालियर के शास्त्रीय संगीत को ग्वालियर घराना का नाम से जाना जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ? जो राजा मानसिंह थे वह संगीत प्रेमी थे और संगीत प्रेमी होने के साथ साथ इनके दरबारी कवि थे बैजू बावरा। कौन थे? बैजू बावरा, नाम तो सुना होगा। जो बैजू बावरा थे वह भी संगीतज्ञ थे। संगीत में इनकी इतनी रुचि थी कि मानसिंह तोमर ने एक नई संगीत शैली का निर्माण कर दिया, जैसे हम जानते हैं ध्रुपद शैली, ध्रुपद शैली के नाम से। तो ध्रुपद शैली के जनक भी कौन है? राजा मानसिंह तोमर। जब इनकी शास्त्रीय संगीत में इतनी रुचि थी कि इनने ध्रुपद शैली का निर्माण किया, बैजू बावरा जैसे संगीत में इनके दरबारी कवि थे, तो एक संगीत घराना बना, जिसे आज भी हम ग्वालियर के संगीत घराना के नाम से जानते हैं। जैसे अब अभी सर्च करोगे कि ग्वालियर घराना के अंतर्गत कौन कौन से संगीतज्ञ हैं, तो आज भी उस श्रेणी के बहुत सारे संगीतज्ञ मिल जाएंगे, जैसे उस्ताद हाफिज अली खान। नेक्स्ट हम देखें 1810 की बात। जब शासन आगे हुआ तो 18वीं सदी 19वीं सदी में, तो 1810 में महादजी सिंधिया, अब बात हो रही है महादजी सिंधिया की। तो महादजी सिंधिया ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और दोस्तों यहीं से आते हैं अब सिंधिया परिवार, और वर्तमान में भी ग्वालियर पर सत्ता सिंधिया परिवार की ही स्थापित है। तो 19वीं शताब्दी से वर्तमान तक सिंधिया परिवार आज भी ग्वालियर में स्थापित है। हम देखते हैं 1821 में, अभी तक सिंधिया की राजधानी ग्वालियर नहीं थी। तो 1821 में दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया और इसके बाद आज भी उनकी राजधानी ग्वालियर है। और अगर हम से क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्वालियर का सबसे पुराना शिलालेख या फिर अभिलेख कहाँ मिलता है, तो सबसे पुराने अभिलेख या शिलालेख की बात की जाए तो मिलता है मेहर कुल के राजा के द्वारा बनाया हुआ। जो मेहर कुल के 6वीं शताब्दी के राजा थे, जो हूर शासक थे, इनके द्वारा बनाया गया एक शिलालेख है जहाँ पर ग्वालियर का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हम देखें ऐतिहासिक शहर। ग्वालियर के कुछ ऐतिहासिक शहर भी हैं, जैसे एक शहर की बात की जाए मुरार। जो मुरार शहर है, तो जितने भी राजा आए तो उन्होंने अपनी सैन्य राजधानी बनाया मुरार को, जो ग्वालियर के समीप ही स्थित है। दूसरा है पवाया, दूसरा ऐतिहासिक शहर है पवाया, जो सिंध और पार्वती नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर गुप्तकालीन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। तो 2 शहरों की बात हो गई, एक मुरार और दूसरा पवाया। जब अंग्रेजों का शासन था भारत पर, तब वहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई गई, या फिर क्या कहें हम न्यायालय,
जिसे कहते हैं हम डफरिन सराय। तो डफरिन सराय ग्वालियर का अंग्रेजों के ज़माने का प्रमुख न्यायालय है, अंग्रेजों की कचहरी। और माना जाता है कि जो लॉर्ड डफरिन थे वहाँ पर इन्होंने ग्वालियर में सर्वाधिक फांसी सुनाई, लगभग 800 के समथिंग। तो आज भी इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से जाते हैं। नेक्स्ट बात करें हम तिघरा बांध। तिघरा बांध शंक नदी पर स्थित है, जो ग्वालियर के समीप है, और ग्वालियर को मीठे पीने के पानी की आपूर्ति भी तिघरा बांध से की जाती है। और तिघरा बांध को बनाने वाले भारत के प्रथम इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया थे। और AIMP बात है कि एम विश्वेश्वरैया द्वारा मध्य प्रदेश का बांध बनाया गया था, तिघरा बांध, जो ग्वालियर के समीप स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश से बहने वाली नदियाँ जो ग्वालियर से होके गुजरती हैं। तो नदियों पर बात करें तो स्वर्णरेखा, सिंध और मुरार। अब हम देखें कि सिंध नदी जो है वह ग्वालियर और दतिया की सीमा का निर्धारण करती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ज़्यादातर सीमाओं का निर्धारण नदियों से ही हो जाता है, और उसी में एक नदी का नाम आता है सिंध नदी, जो ग्वालियर और दतिया की सीमा का निर्धारण करती है, और दोनों ही जिले अपने मध्य प्रदेश के हैं। नेक्स्ट हम देखें चंबल परियोजना। अब चंबल परियोजना की बात आए तो आपके दिमाग में केवल और केवल चंबल संभाग ही जाता है, जिसमें श्योपुर, भिंड और मुरैना आते हैं। परंतु एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों कि चंबल परियोजना से लाभान्वित जिला ग्वालियर भी है। ग्वालियर जिले को भी पूरा लाभ इसका मिलता है। दूसरी है बेतवा नदी। जो बेतवा नदी है उसकी भांडेर परियोजना है तो दतिया जिले में, लेकिन इसका लाभ भी ग्वालियर जिले को प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम देखें ग्वालियर के अभ्यारण्य। अगर हम अभ्यारण्य की बात करें तो घाटी गांव, ग्वालियर की एक तहसील है घाटी गांव, जहां पर एक वन्यजीव अभ्यारण्य है और सोनचरैया का संरक्षण वहां पर किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सोनचरैया इतनी IMP क्यों है, तो ये विलुप्त होने की कगार पर है, और लगभग इसे 2011 में देखा गया था। अभी प्रेजेंट का तो नहीं पता, 2011 में सोनचरैया को देखा गया था। तो सोनचरैया का संरक्षण घाटी गांव में किया जाता है, जो कहाँ है, ग्वालियर में है। सोनचरैया के अलावा इस घाटी गांव में सांभर हिरण, नीलगाय और चीतल मृग भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें प्रमुख स्थल। अब हम ग्वालियर के प्रमुख स्थलों की बात करें तो ग्वालियर का किला। अब जब ग्वालियर इतना भव्य शहर है तो वहाँ का किला भी होगा भव्य। तो ग्वालियर किले की बात करें तो ग्वालियर किले के उपनाम पूर्व का जिब्राल्टर, किलों का रत्न या फिर सिरमौर। जो सभी किलों का क्या है, रत्न, तो ग्वालियर का किला। अब हम देखें कि ग्वालियर के किले का निर्माण किया था राजा सूरज सेन द्वारा, और राजा सूरज सेन ने 525 ईस्वी में, वही सूरज सेन जिनने ग्वालियर शहर को बसाया था। आप सबसे पहले की पेज पर आएँ और देखें कि ग्वालियर शहर को बसाने वाले राजा कौन है, सूरज सेन पाल कछवाहा। तो इसी कछवाहा वंश द्वारा बनाया गया किला है ग्वालियर का किला, जो लगभग 6वीं शताब्दी में बनाया गया था, लगभग 525 ईस्वी में। और पूर्व का जिब्राल्टर भी है ग्वालियर का किला। अब हम देखें कि अब जब ग्वालियर का किला इतना भव्य है तो यह पूरी तरह से कछवाहा वंश वालों ने नहीं बनवाया। धीरे धीरे जो वंश आए उन्होंने इसमें कुछ ना कुछ इमारतें बनवाई, तब जाके यह इतना विस्तार पूर्वक बसा है। फिर बात करें कि ग्वालियर की प्रमुख इमारतें जो दूसरे राजा आए, तोमर वंश के राजा मानसिंह तोमर, इनने भी वहाँ पर इमारतें बनवाई। जैसे एक इनने मान मंदिर पैलेस बनवाया, गुजरी महल बनवाया। तो ये फेमस इमारतें भी कहाँ हैं, ग्वालियर के किले में ही स्थित हैं। नेक्स्ट हम देखें कि ग्वालियर के किले का आकर्षण का केंद्र। आकर्षण के केंद्र की बात की जाए तो जब आप गोपांचल पहाड़ी पर चढ़ोगे तो वहाँ पर जाने के लिए आपको ग्वालियर के किले तक जाने के लिए एक रास्ता मिलेगा जो उरवई घाटी से होकर जाता है, और इसी उरवई घाटी में सैद्धांचल की जैन मूर्तियाँ मिली हैं।
क्या बनी हैं? जैन मूर्तियाँ। सिद्धांचल की जैन मूर्तियाँ कहलाती हैं, जो पत्थरों को काट काट के कुछ बैठी हुई अवस्था में और कुछ खड़ी हुई अवस्था में मिलती हैं, जो यहाँ का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। दूसरा है गुजरी महल, चतुर्भुज मंदिर और मान मंदिर। तो गुजरी महल, चतुर्भुज मंदिर और मान मंदिर भी ग्वालियर के किले में ही स्थित हैं। अगर दरवाजों की बात की जाए तो ग्वालियर के किले के दरवाजे प्रमुख हैं, जिनमें से गुजरी महल का गुजरी दरवाजा, हिंडोला दरवाजा और आलमगीरी का दरवाजा प्रमुख हैं, और उरवई घाटी से होके रास्ता जाता है। देखिए दोस्तों, कितना भव्य किला है ग्वालियर का किला, कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएं। एक बार जरूर जाइएगा देखने। नेक्स्ट हम देखें सहस्त्रबाहु मंदिर। सहस्त्रबाहु मंदिर, अब सहस्त्रबाहु नाम ही इतना कठिन है कि अपभ्रंश के कारण वहां के स्थानीय लोगों ने सहस्त्रबाहु कहते नहीं बना, तो सहस्त्रबाहु करते करते उसको बना दिया शासबाहु का मंदिर। तो है तो वास्तव में सहस्त्रबाहु का मंदिर, परंतु वर्तमान में उसे शासबाहु के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो 1000 भुजाओं वाले भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। और यह राजा महिपाल कछवाहा द्वारा 11वीं सदी में बसाया गया था। नेक्स्ट देखें हम तेली का मंदिर। तेली के मंदिर की बात की जाए तो ग्वालियर की सबसे ऊंची इमारत की बात की जाए तो वो तेली का मंदिर है, लेकिन सबसे बड़े किले की बात की जाए तो ग्वालियर का किला। तो तेली का मंदिर ऊंचाई में बस ज़्यादा है, तो सबसे ऊंची इमारत है तेली का मंदिर। जो तेली का मंदिर है वह प्रतिहार नरेश मिहिर भोज द्वारा 9वीं सदी में बनवाया गया था। उनके एक सेनापति थी तेल्फ, जिनकी सहायता से इसका निर्माण हुआ था। और एक आईएमपी फैक्ट है, एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि दक्षिण भारत की शैली या फिर द्रविड़ शैली में निर्मित मध्य प्रदेश का एकमात्र मंदिर कौन सा है? तो क्वेश्चन में आपका आंसर होगा तेली का मंदिर, जो मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और इस तेली के मंदिर में भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं की मूर्तियां वहां पर स्थापित की गई हैं। ये सहस्त्रबाहु का मंदिर है, और सहस्त्रबाहु के बाद ये तेली का मंदिर है। देखें हम नेक्स्ट तानसेन का मकबरा। तानसेन के मकबरे की बात की जाए तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि संगीत नगरी ग्वालियर, तानसेन नगरी भी ग्वालियर। अब ये नाम तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि संगीत नगरी क्या है, ग्वालियर, और तानसेन नगरी भी क्या है, ग्वालियर। तानसेन का जन्म और मृत्यु दोनों ही ग्वालियर में हुई, और ये इनका जो मकबरा है वह बनाया गया हजीरा नामक स्थान पर ग्वालियर में। तो तानसेन का मकबरा भी वहाँ का प्रमुख स्थल है। तो अकबर के 9 रत्नों में शामिल होने वाले जो थे तानसेन, इसके पहले वह रीवा के रामचंद्र के दरबारी कवि थे। लेकिन बात की जाए इनका नाम, वास्तविक नाम रामतनु पांडे, और इनके संगीत के गुरु थे हरिदास, जो कृष्ण भक्ति के गाना गाते थे। हरिदास का नाम तो सबने सुना ही होगा। तो इनके संगीतज्ञ गुरु थे हरिदास। और अगर इनके आध्यात्मिक कहें या फिर राजनीतिक गुरु तो यह थे मोहम्मद गौश। कौन थे दोस्तों? मोहम्मद गौश। ऐसा माना जाता है कि जो तानसेन है उनके माता पिता को संतानें नहीं हो रही थी, तब वह मोहम्मद गौश के यहाँ गए थे, तब उनके वरदान स्वरूप उनकी संतानें पैदा हुई, जिसमें से चौथी संतान थे उनके तानसेन। और जब तानसेन खत्म हुए या फिर मर गए तो इनकी इच्छा थी कि हमारा मकबरा वहीं बनाया जाए जहां हमारे गुरु मोहम्मद गौश का मकबरा हो। तो जहां पर तानसेन का मकबरा है वहीं पास में मोहम्मद गौश का मकबरा भी आपको ग्वालियर में मिल जाएगा। तो ये तानसेन का मकबरा है। नेक्स्ट हम देखें धूमेश्वर महादेव मंदिर। तो महादेव की श्रृंखला के धूमेश्वर महादेव मंदिर जो सिंध नदी के तट पर स्थित है, यह भी ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट चढ़ते चित्ते पैलेस से जय विलास पैलेस। जय विलास पैलेस को कौन नहीं जानता। सिंधिया निवास, विजया राजे सिंधिया।
वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो सिंधिया निवास जो है वह है जयविलास पैलेस, जो 1874 में वेल्स के राजकुमार किंग एडवर्ड के स्वागत के लिए बनवाया गया था। देखिए कहावत कि वेल्स के एक राजकुमार थे जिनको आना था भारत भ्रमण के लिए 1874 में अंग्रेजों के शासनकाल में, और किंग एडवर्ड उनका नाम था, जिनके स्वागत के लिए माधवराव सिंधिया ने इटालियन शैली में एक पैलेस बनवाया जिसका नाम था जयविलास पैलेस, जिसके डिजाइनर थे माइकल फेलोस, जो आज वर्तमान में सिंधिया निवास है। देखिए इस जयविलास पैलेस की भव्यता। नेक्स्ट हम देखें, हाँ एक IMP बात, इस जयविलास पैलेस के एक कक्ष को संग्रहालय के रूप में भी परिवर्तित कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखें दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा, जो गुरु हरि गोविंद से संबंधित है। अब इसका नाम दाता बंदी छोड़ क्यों पड़ा, थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? गुरुद्वारा तो गुरुद्वारा होता है। तो गुरुद्वारे की बात की जाए तो दाता मतलब भगवान, बंदी मतलब जो कैद में थे, और छोड़ मतलब छोड़ दिए गए। तो जो गुरु हरि गोविंद सिंह थे उनको यहाँ पर कैद करके रखा गया था। जब इनको यहाँ पर कैद करके रखा था तो इनके साथ यहाँ पर 52 राजा भी कैद थे, और उन 52 राजाओं को जब इनको छुड़ाया गया तो इनने एक शर्त रखी कि हमारे साथ 52 राजाओं की भी रिहाई की जाए। तो वहां पर बंदी गृह से इनको भी छोड़ा गया और 52 राजाओं को भी छोड़ा गया। तो बंदी छोड़ गुरुद्वारा कहाँ है? यहाँ पर हरिगोविंद का, ग्वालियर में, गुरु हरगोविंद का। अब हम नेक्स्ट देखें कि चर्चित जो स्थान है, एक इमेज है दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारे की, और ये वाली इमेज है महाराजा वाड़ा की। अब महाराजा वाड़ा की खासियत में देखें कि जो महाराजा वाड़ा है यह एक मार्केट है, पूरा का पूरा मार्केट। और महाराजा वाड़ा इतना बड़ा है कि 7 अलग अलग शैलियों में इसका निर्माण किया गया, और इसको जीवाजी चौक भी कहते हैं क्योंकि इसको जीवाजी राव सिंधिया ने बनवाया था, और उपनाम मिला ग्वालियर का हृदय स्थल। ग्वालियर का हृदय स्थल क्या है? महाराजा वाड़ा। 7 अलग अलग शैलियों में निर्मित 7 इमारतें हैं, जैसे कि विक्टोरिया मार्केट, जो ग्वालियर का विक्टोरिया मार्केट है जो महाराजा वाड़ा में स्थित है, वह ब्रिटिश शैली में बनाया गया है। इसी प्रकार डाकघर इटालियन शैली में बनाया गया है, और कुछ ऐसी इमारतें भी हैं जो फ्रेंच शैली में हैं, और भी बहुत सारी शैली में 7 इमारतें हैं जो 7 शैलियों में निर्मित की गई हैं। तो ग्वालियर का हृदय स्थल ये है महाराजा वाड़ा, ये महाराजा वाड़ा की इमेज है। नेक्स्ट हम देखें मान मंदिर पैलेस। अब आ जाए हम राजा मान सिंह तोमर के पास। राजा मान सिंह तोमर ने मान मंदिर पैलेस बनवाया जो उनका स्वयं का था। दूसरा उनने बनवाया गुजरी महल जो उनकी पत्नी मृगनयनी का था। अब उनकी पत्नी मृगनयनी और राजा मान सिंह की प्रेम कहानियां बहुत ही चर्चित हैं, जो ग्वालियर में किसी भी आम व्यक्ति के मुंह से आप सुन सकते हो। तो मान सिंह तोमर ने अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए 1486 से 1516 के बीच में एक महल बनवाया। तो इसका नाम रखा गुजरी महल क्योंकि यह गुजरी जाति की थी। नेक्स्ट हम देखें पुरातात्विक संग्रहालय। इसी गुजरी महल में एक पुरातात्विक संग्रहालय भारत सरकार से पहले अंग्रेजों के ज़माने का है, जो लगभग 1922 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हम देखें अन्य स्थलों में बात की जाए तो हमारी महारानी रानी लक्ष्मीबाई, जो रानी कहाँ की थी? झांसी की। परंतु कुछ समय जब वो शहीद हुए उसके पहले लगभग 57 की बात है, 1857 की, जब प्रथम स्वतंत्रता क्रांति हुई तब वह झांसी को छोड़ के लगभग 8-9 महीने के लिए ग्वालियर आई थी। तो कुछ समय जब उनने यहाँ पर शासन किया ग्वालियर में तो यहाँ परिचित थी, और फिर जब अंतिम युद्ध हुआ जो 18 जून 1958 का, वहाँ पर जब वो शहीद हुई तो वहीं पर उनकी एक समाधि बना दी गई जो फूलबाग में स्थित है। और कहाँ पर? ग्वालियर में।
इनकी एक सहयोगी थी झलकारी बाई। तो झलकारी बाई की समाधि भी ग्वालियर में स्थित है, जो 1857 में शहीद हो गई थी। मोहम्मद गौश का मकबरा भी ग्वालियर में है, तानसेन के मकबरे के पास। नेक्स्ट है विवस्वान का सूर्य मंदिर। यह जो सूर्य मंदिर है यह कोणार्क का बिल्कुल फोटोकॉपी है। जैसा कोणार्क का सूर्य मंदिर वैसे विवस्वान का सूर्य मंदिर, परंतु इसको बनवाया है 1988 में GD बिड़ला ने। तो स्थानीय भाषा के लोग कहते हैं बिड़ला मंदिर, लेकिन है कौन सा? विवस्वान सूर्य मंदिर। नेक्स्ट हम देखें शरोद घर संगीत संग्रहालय। संगीत संग्रहालय और संगीत विश्वविद्यालय की बात आ जाए, बिल्कुल भी पता नहीं हो, टिक लगाना ग्वालियर, क्योंकि संगीत नगरी क्या है? ग्वालियर। तो सरोद घर जो है, सरोद घर उस्ताद हाफिज अली खान का पैतृक घर है। सरोद घर, जिसको वर्तमान में संगीत संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। नेक्स्ट देखें हम गोलेश्वर महादेव मंदिर, जो भितरवार में है और पार्वती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखें हम, अभी तक प्रमुख स्थल हमारे कंप्लीट होते हैं। एक बार आप फिर से दोहरा लीजिए कौन कौन से आपने अभी तक स्थल देखे। अब देखें हम ग्वालियर के प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं। तो पत्र पत्रिकाएं ग्वालियर की महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि मध्य प्रदेश का पहला अखबार जो था वह था अखबार ग्वालियर, जो ग्वालियर से संपादित होता था। नेक्स्ट देखें लोकमंगल पत्रिका, पृथ्वी और पर्यावरण नामक पत्रिका, तो ये भी ग्वालियर से संबंधित है। अब आ जाएं ग्वालियर के प्रमुख व्यक्ति। ग्वालियर के प्रमुख व्यक्ति की बात की जाए तो तानसेन, और तानसेन के नाम पर तानसेन नगरी और संगीत नगरी भी ग्वालियर। इनका जन्म ग्वालियर के समीप बेहट नामक ग्राम में हुआ था मोहम्मद गौश के वरदान स्वरूप, जिसकी कहानी हम आपको पहले भी बता चुके हैं। पिता का नाम था मकरंद बघेल और गुरु थे इनके हरिदास। अकबर के दरबारी कवि से पहले ये रीवा के रामचंद्र के कवि थे। नेक्स्ट देखें दूसरे व्यक्ति हैं प्रमुख उस्ताद हाफिज अली खान। जो उस्ताद हाफिज अली खान हैं उन्हें 1960 में पद्म भूषण से नवाजा गया संगीत के क्षेत्र में, और ग्वालियर घराना के यह गायक थे। और इसी ग्वालियर घराना के अन्य गायक हैं शंकर राव पंडित, मुश्ताक हुसैन खान। तो ये प्रमुख चर्चित संगीतज्ञ हैं। नेक्स्ट देखें हम संगीतज्ञ जावेद अख्तर। अब इनको तो आपने देखा ही होगा कि ये जावेद अख्तर जी हैं, जो भी ग्वालियर से संबंधित हैं। इन्हें 1999 में पद्मश्री और 2007 में पद्म भूषण मिला। नेक्स्ट देखें हम नरेंद्र कृष्ण कर्माकर। नरेंद्र कृष्ण कर्माकर जो गणितज्ञ थे, इनका संबंध भी ग्वालियर से है। और हीरो कार्तिक आर्यन अभी अभी फेमस हुआ, इनकी फिल्म भी आई थी सोनू के टीटू की स्वीटी। तो ये भी कहाँ से संबंध रखते हैं? ग्वालियर से। अब हम देखते हैं दोस्तों, सोनू के टीटू की स्वीटी के हीरो की बात तो हो गई कार्तिक आर्यन की। फिर देखें लुका छुपी भी है। कौन सी है? लुका छिपी, देख लेना आप लोग। देखें नेक्स्ट जो अभिनेता हैं वह हैं शरद केलकर। अब शरद केलकर को अगर आप ना जानते हो तो बता दें कि शरद केलकर ने शिवाजी का रोल निभाया था तानाजी नामक मूवी में। अगर आपने तानाजी देखी हो तो तानाजी में जो शिवाजी के रूप में दिखे थे वह थे शरद केलकर। नेक्स्ट चर्चित व्यक्ति हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अब इनको कौन नहीं जानता, ये हमारे भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इनके शासनकाल में इतनी महत्वपूर्ण घटना हुई जैसे पोखरण। कौन सी घटना हुई थी? पोखरण, कारगिल युद्ध। तो इतने फेमस व्यक्ति, इनका संबंध भी कहाँ से है? ग्वालियर से। और भारतीय जनसंघ की संस्थापकों में से एक थे और इनका उपनाम चलता है भीष्म पितामह। और 1992 में इन्हें पद्म विभूषण मिला और 2015 में भारत रत्न। इनकी एक प्रमुख टिप्पणी है कि दोस्तों इसको ध्यान से देखना, मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते और ना मैदान जीतने से मन जीते जाते हैं।
तो इनकी सोच कितनी अच्छी थी। नेक्स्ट हम देखें ग्वालियर से संबंधित और संस्थाएं, तो एशिया का पहला शारीरिक महाविद्यालय, बात आ जाए एशिया के पहले शारीरिक महाविद्यालय की, तो यह 1957 में खोला गया था ग्वालियर में। अगर इसका शॉर्टकट देखें नाम, तो LNPI यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वालियर, एल से लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब इसके उपलक्ष्य में 1857 की क्रांति के बाद लगभग 1957 में 100 साल बाद रानी लक्ष्मी के उपलक्ष्य में एक शारीरिक महाविद्यालय खोला गया, जिसे यूनिवर्सिटी का दर्जा 2009 में मिला और वर्तमान में इसकी 2 शाखाएं हैं, एक गुवाहाटी और दूसरी देहरादून। अब आप बताएं कि गुवाहाटी कौन से राज्य में है और देहरादून कौन से राज्य में है, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट देखें मध्य प्रदेश का राजस्व न्यायालय, महालेखाकार कार्यालय तथा मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय की खंडपीठ भी ग्वालियर में स्थित है। अब यह रानी लक्ष्मीबाई का शारीरिक शिक्षा संस्थान है। नेक्स्ट हम देखें IIITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आप ध्यान से पढ़ना, III का है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। यह भी स्थित है ग्वालियर में, जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर वर्तमान में कर दिया गया है। जब से ये अभी जब समाप्त हो गए थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान भी कहाँ है, ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट देखें मध्य प्रदेश का पहला मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय 2008 में ग्वालियर में खोला गया। पूरे मध्य प्रदेश का पहला संगीत विश्वविद्यालय। दोस्तों अभी बताया था संगीत का क्वेश्चन आए तो टिक लगाना ग्वालियर को, क्योंकि मानसिंह तोमर ने कौन सी शैली बनाई थी, ध्रुपद शैली, और ध्रुपद शैली के जनक हैं और इन्हीं के नाम पर संगीत और कला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का पहला 2008 में खोला गया था। अब कैप्टन रूप सिंह, इनका संबंध भी ग्वालियर से है और इन्हीं के नाम पर है कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम, जो दूधिया रोशनी के लिए जाना जाता है। तो खासियत है कि वनडे क्रिकेट का पहला दोहरा शतक, 2 शतक लगाने वाले व्यक्ति थे सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने इसी स्टेडियम में ग्वालियर में 2 शतक लगाए थे और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। नेक्स्ट देखें भारतीय पर्यटन एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान भी ग्वालियर में स्थित है। ये भारतीय की बात हो गई। दूसरा है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान भी कहाँ स्थित है, ग्वालियर में। सॉरी ये चित्र है भाइयों और दोस्तों कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान का नाम अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान कर दिया गया है, जो ग्वालियर में स्थित है। और आप इससे तरह हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। एक जो इमेज है लास्ट की, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर की। इस तरह से हमारा ग्वालियर ज़िला कंप्लीट होता है। जो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।